आप सभी का स्वागत है। DLED तृतीय सेमेस्टर राजन का सीरीज़ है। तो देखिए ये जो सीरीज़ है ये मैथ का है। तो यही आप सबको बताएंगे आज कि राजन के सीरीज़ में जो मैथ का बहुविकल्पीय प्रश्न है वो कैसा दिया है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न log 3, उसके बाद यहाँ पर 81 है, 3 की पावर 81, इसका मतलब log 3 उसके बाद 81 बराबर 4 का घातांकीय रूप होगा। तो देखिए इसका घातांकीय रूप क्या होगा यही पूछा गया है। log 3 उसके बाद 81 बराबर 4 यही पूछा है। तो इसको देखिए ऐसे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो 3 है इसको लिख लीजिए ऐसे, यहाँ पर 3, और ये जो 4 है ये ऊपर यहाँ पर चला जाएगा और उसके बाद बराबर 81, यही इसका आंसर आएगा। ऐसे ही लिखा जाएगा 3 के पावर 4 बराबर 81। यहाँ तक देखिए आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इसको कैसे किए हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है, log 3 उसके बाद 81 है बराबर 4 का घातांकीय रूप होगा पूछा है। तो अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो 3 दिया है, ये यहाँ पर जो 3 दिया है इसको लिखिए और उसके बाद यहाँ पर ये जो बराबर 4 दिया है पावर में लिख दीजिए। तो क्या है, यहाँ पर ये 3 उसके बाद ये जो बराबर 4 है उसको पावर में यहाँ पर लिख दिए हैं और उसके बाद बराबर ये जो 81 है ये लिखा जाएगा। हो गया, यही ऐसे ही लिखेंगे इसको, क्योंकि देखिए 3 के पावर 4 जो है इसको हम 81 लिख सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर 3 बार लिख के गुणा कराएंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो इसका देखिए ये जो बी ऑप्शन दिया है यही सही है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है। देखिए साधारण ब्याज की दर से कोई धन है वो 5 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है। कितनी वर्ष में वह धन 3 गुना हो जाएगा यही पूछा गया है। तो देखिए कोई धन है जो 5 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है। तो बताइए कितनी वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है, पहला दिया है 5 वर्ष, तो इसका 5 वर्ष होगा ही नहीं, क्योंकि 5 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है। और यहाँ पर देखिए जो 10 वर्ष दिया है इसका सही आंसर 10 वर्ष होगा, क्योंकि देखिए 5 वर्ष में जो है वो 2 गुना हो जा रहा है, तो 10 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। इसका 15 भी नहीं होगा और ये जो 20 है 20 भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है, 10 वर्ष। देखिए प्रश्न क्या था, कोई देखिए साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में जब 2 गुना हो जा रहा है तो कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है 10 वर्ष। अब देखिए आगे प्रश्न नंबर 3। तो देखिए क्या है, व्यंजक p के पावर 2 x के पावर 2 प्लस c के पावर 2 x के पावर 2 माइनस a c के पावर 2 माइनस a p के पावर 2 का गुणनखंड है। तो देखिए इसका गुणनखंड पूछा है। यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया है चारों, तो इसमें से पूछा है कि कौन सा गुणनखंड है। तो देखिए इसका गुणनखंड कैसे करेंगे यहाँ पर आप सबको बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो यहाँ पर लिखा गया है इसी को उतार लीजिए, ऊपर का जो दिया है। तो क्या है, p के पावर 2 x के पावर 2 प्लस c के पावर 2 x के पावर 2 माइनस a c के पावर 2 माइनस a p के पावर 2 यही दिया है। तो देखिए इसको हम पहले उतार लिए। तो अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को देखिए से, तो इसमें से देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, p x के पावर 2, देखिए क्या है, p के पावर 2 x के पावर 2 प्लस c के पावर 2 x के पावर 2। तो इसमें से बताइए क्या कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए इसमें से यहाँ पर ये जो x के पावर 2 है ये कॉमन ले सकते हैं। तो इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर x के पावर 2 और उसके बाद कोष्टक में क्या लिखेंगे, अब p के पावर 2
प्लस सी के पावर 2, यही लिखेंगे। अब देखिए इसी के बाद अब इन दोनों को देखिए, तो इसमें से बताइए क्या कॉमन ले सकते हैं। ए कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो कॉमन लेंगे तो दोनों में से मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या है, माइनस है, तो क्या लिखेंगे, माइनस ए। जब माइनस ए कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब सी के पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर ये माइनस लिखे हैं, यहाँ पर माइनस लिखे हैं, इसलिए ये जो माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस पी के पावर 2। तो देखिए गुणनखंड करने पर क्या होता है कि ये और ये दोनों सेम होना चाहिए, सेम नहीं होगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो देखिए दोनों सेम हैं, तो क्या है, यहाँ पर p के पावर 2 प्लस c के पावर 2 है, और यहाँ पर c के पावर 2 प्लस p के पावर 2 है। तो यहाँ पर ये जो p के पावर 2 है इसको हम पहले भी लिख सकते हैं जहाँ पर c के पावर 2 है, और ये c के पावर 2 को बाद में भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब देखिए 2 में 1 जोड़िए या फिर 1 में 2 जोड़िए, दोनों सेम हैं, इसी हिसाब से इसको लिखे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसको लिख लीजिए, ये जो है यहाँ पर है क्या है, p के पावर 2 माइनस c के पावर 2 प्लस यही है। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पर ये जो है इसको लिखिए एक कोष्टक में x के पावर 2, और उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है, माइनस a है, तो लिखेंगे माइनस a। यही देखिए इसका आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया है, ऑप्शन को देख लीजिए, यहाँ पर p के पावर 2 प्लस c के पावर 2, और उसके बाद अगले कोष्टक में x के पावर 2 माइनस a है। तो इसका देखिए सही आंसर है अ, यही इसका सही है। देखिए सेम मिल रहा है, यही होगा। तो देखिए जो बताए हैं इसको एक बार फिर से देखेंगे तो आप सबको समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न देखिए क्या है, यदि a बराबर, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है मझला कोष्टक में x, और उसके बाद x सम संख्या, और जो x है देखिए x जो है ये यहाँ पर x छोटा है 9 से, इसका मतलब 9 बड़ा है, x छोटा है 9 से। और उसके बाद b में यहाँ पर दिया है 7, 3, 4 और 8 हो, तो b माइनस a है, तो b माइनस a पूछा है कि कितना आएगा। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आगे ऑप्शन में क्या दिया है, पहला दिया है 2,4, उसके बाद दूसरे में दिया है 3,4, और चौथे में दिया है 7,3, और 5, और यहाँ पर देखिए तीसरे में दिया है इतना, उसके बाद चौथे में क्या दिया है 7,8, यही दिया है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ये जो दिया है 7,3, यही इसका सही आंसर है। ये जो प्रश्न है इसका सही आंसर है 7,3। अब देखिए इसी के आगे अगला प्रश्न, यहाँ पर पांचवा प्रश्न देखिए क्या है, क्रमशः 3 सेमी एवं, यहाँ देखिए 5 सेमी एवं 3 सेमी त्रिज्या के 2 वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 10 सेमी। तो देखिए क्या है, 5 सेमी और 3 सेमी के 2 वृत्त हैं, जिसके बीच की दूरी कितना है, 10 सेमी है। तो उनमें से कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। स्पर्श का मतलब क्या होता है कि जो छूती हुई रेखाएं जाती हैं वही, उसी को कहते हैं स्पर्श रेखाएं। तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यही पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए इसको देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो है ये 5 सेमी का है, इसको देखिए वृत्त कायदे से बनाएंगे एकदम सीधा। उसके बाद यहाँ पर अगला जो है इसको 3 सेमी का मान लीजिए। तो बताइए कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है, पहला दिया है 1, और दूसरा दिया है 3, और तीसरा क्या दिया है 4 दिया है, और चौथा दिया है 2। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, 4 होगा और 2 दोनों होगा इसका। तो देखिए कैसे खींच सकते हैं यहाँ पर देखिए एक देखिए ऐसे खींच सकते हैं, स्पर्श का मतलब छूते हुए जो जाए,
और उसके बाद अगला जो है उसको हम ऐसे खींच सकते हैं, 2 हो गया। और उसके बाद देखिए तीसरा, देखिए यहाँ पर ऐसे खींच सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए 3 हो गया। और उसके बाद अगला देखिए यहाँ से ऐसे खींच सकते हैं 4। यही 4 रेखाएँ खींच सकते हैं बस, और इससे ज़्यादा नहीं खींच पाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 और 2 दोनों होगा। अब देखिए इसी के बाद अगला प्रश्न, 6वां प्रश्न पढ़िए, क्या है? बैंक खाता के प्रकार हैं। तो देखिए इसमें से कौन बैंक खाता का प्रकार है, बताना है कौन कौन सा। तो पहला क्या है? पहला है बचत खाता, दूसरा है चालू खाता, तीसरा है समावधि जमा खाता, और चौथा है ये सभी। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? ये सभी का चौथा। तो देखिए जो तीनों हैं ये तीनों खाता के प्रकार हैं। क्या क्या है? बचत खाता, चालू खाता और समावधि जमा खाता, और लास्ट में क्या दिया है? सभी दिया है। तो इसका सही आंसर होगा सभी। अब देखिए इसी के आगे अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न को पढ़िए, क्या है? अल्पवयस्क व्यक्ति का खाता। उसके बाद देखिए क्या दिया है कोष्टक में, अल्पवयस्क का खाता कहलाता है ऐसे व्यक्ति का आयु कम से कम कितने वर्ष होता है। तो देखिए अल्पवयस्क का आयु कितने से कितने वर्ष होता है ये पूछा है। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, पहला दिया है 12 वर्ष, दूसरा दिया है 16 वर्ष, तीसरा दिया है 10 वर्ष, और चौथा दिया है 17 वर्ष। तो देखिए अल्पवयस्क का जो आयु होता है वो होता है 12 वर्ष। इसका सही आंसर है अ, यही इसका सही आंसर है। अल्पवयस्क का मतलब 12 वर्ष। अब देखिए इसी के बाद अगला प्रश्न, यहाँ पर देखिए 8वां प्रश्न क्या है? यहाँ पर देखिए खाली स्थान दे दिया, उसके बाद बराबर दिया है क्या? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 किसका सूत्र है, यही बताना है। तो देखिए क्या क्या दिया है पहला ऑप्शन में देखिए यहाँ पर दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, और दूसरा ऑप्शन में जो है वो क्या दिया है? साधारण ब्याज दिया है दूसरा ऑप्शन में, और तीसरा में दिया है दोनों, और चौथा में दिया है कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये नहीं है, इसका सही आंसर ये होगा ही नहीं। तो ये देखिए जो दिया है साधारण ब्याज का सूत्र दिया है। तो क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर, देखिए साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 होता है। साधारण ब्याज का ये सूत्र है जो दिया है यहाँ पर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, यही इसका सूत्र है, याद कर लीजिए। जो ये चक्रवृद्धि ब्याज है इसका सूत्र तो दूसरा होगा, और जो साधारण ब्याज है यही है इसका सूत्र, याद कर लीजिए। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब देखिए अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न देखिए क्या है? ये देखिए पूछा है कि किसका सूत्र है, जो है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन, ये किसका सूत्र है यही पूछा है। चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन किसका सूत्र है बताइए। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, पहला दिया है चक्रवृद्धि मिश्रधन, और दूसरा है चक्रवृद्धि, यहाँ पर देखिए मूलधन है, और ये जो तीसरा है ये है चक्रवृद्धि ब्याज, और चौथा है सभी। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज, यही इसका सही आंसर है। ये जो पूछा है इसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सूत्र होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। देखिए आप सबको फार्मूला याद करना होगा, तो कौन सा फार्मूला किसका है तो याद कर लीजिए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। अब देखिए 10वां प्रश्न, 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय है तो बताना है। तो देखिए इसको आप सब सॉल्व करिए, अगर समझ में ना आए तो आप सब कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि ये जो 10वां प्रश्न है इसको बता दीजिए, तो बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए
कम समय के कारण इसका आंसर बता दे रहे हैं डायरेक्ट कितना आएगा। तो इसका सही आंसर है ब 205, यही इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पर देखिए 11वां प्रश्न क्या है, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए बताना है कि सबसे छोटी इसमें से जो है पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सा है। तो ये देखिए ये जो 5 है, ये 5 पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं है। और यहाँ पर जो 8 है, ये देखिए पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है, लेकिन इससे छोटा भी कोई है। और ये जो 2 है, ये भी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं है। और यहाँ पर ये जो 1 दिया है, 1 है पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटा पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1 होगा। इसका यही सही आंसर है, पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या 1 होगा इसका। तो अब देखिए 12वां प्रश्न क्या है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो देखिए बताना है आप सबको कि पूर्ण घन संख्या नहीं है, कौन सा नहीं है। तो ये जो 2 है, 2 भी पूर्ण घन संख्या नहीं है। और जो 3 दिया है, 3 भी नहीं है। और 5 जो दिया है, 5 भी नहीं है पूर्ण घन संख्या। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सभी होगा। अब देखिए जो 13वां प्रश्न है, इसको देखिए क्या है, किसी संख्या का घन उस संख्या की कितनी घात होती है। तो देखिए क्या दिया है, किसी संख्या का घन उस संख्या की कितनी घात होता है। जैसे कोई भी संख्या है, घन पूछा है, जैसे 2 का घन पूछ लिया तो कितना घात होगा, 3 होगा। घन का मतलब 3 घात। जैसे कोई भी संख्या है, उसका घन पूछा है तो घात कितना होगा, 3 होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स जो दिया है 3। अगर जैसे पूछ रहे हैं कि 1 का घन क्या होगा, तो 1 के पावर 3 होगा। इसका मतलब 1 का गुणा 1 में करेंगे, फिर से 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। ऐसे ही इसमें घात पूछा है तो क्या होगा, 3 होगा। इसका सही आंसर स है। अब देखिए 15वां प्रश्न, यहाँ पर देखिए जो प्रश्न नंबर 14 है, क्या है, 27 किस संख्या का घन है। तो देखिए बताना है जो ये 27 है, ये किस संख्या का घन है। तो ऑप्शन में पहला क्या दिया है, 3 दिया है, दूसरा 5 दिया है, तीसरा 2 दिया है, चौथा 6 दिया है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, 3 होगा। यही इसका सही आंसर है। तो देखिए कैसे घन निकालते हैं आप सबको आज हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसे लिखिए, सबसे पहले यहाँ पर 27 लिखिए। इस 27 को देखिए 3 से काटेंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिखिए। 2 से देखिए कटेगा ही नहीं 27 जो है, तो 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 9 27, यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब देखिए जो 9 है, 9 फिर 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिखिए और यहाँ पर 1 कट गया, 3 आ गया। अब इसको फिर 3 से काटिए तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो देखिए घन में होता क्या है कि घन में 3 3 का जोड़ा बनता है, संख्या सेम होनी चाहिए। जैसे अगर 2 2 है तो 2 2 3 बार आए, अगर 3 है तो 3 भी 3 बार आए, कम से कम 3 बार आना चाहिए। अगर 3 बार नहीं आया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 3 का जोड़ा बनता है घन में। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, 3 होगा। तो 27 का घन जो है ये 3 होगा। इसको देखिए ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, 27 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3, और उसके बाद ऐसे 3 3 का जोड़ा बना देंगे। तो यहाँ पर 27 का घन कितना आएगा, 3 आएगा। अगर यही देखिए अगर वर्ग पूछते तो क्या हो जाता, वर्गमूल में होता है 2 2 का जोड़ा बनता है। ये घन है इसीलिए इसमें 3 3 का जोड़ा बनेगा। तो क्या पूछा है, 27 का, तो 27 किस संख्या का घन है। तो 27 किस संख्या का घन है, 3 का है। तो यहाँ पर जो हम आप सबको निकाले हैं, ये घनमूल निकाल के बताए हैं कि कितना आएगा। तो 27 का 3 का घन 27 होगा। यहाँ तक देखिए आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या है, वर्गमूल के चिन्ह। देखिए यहाँ पर बना है, के ऊपर बाईं ओर हम यदि संख्या 3 लिख दें। देखिए ये जो वर्गमूल का चिन्ह है, इसके बाईं ओर का मतलब इस साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 3 लिख दें तो वह
किस चिन्ह का प्रतीक हो जाएगा। तो देखिए जब हम इसको ऐसे लिख देंगे यहाँ पर अगर 3 लिख दिए बाय साइड तो क्या किसका चिन्ह हो जाएगा, ये घनमूल का हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, घनमूल होगा। समझ में आया, क्योंकि देखिए ऐसे करके जब यहाँ पर 3 लिख दिया तो इसका मतलब घनमूल, और जब ऐसे ही बनाया है तो इसका मतलब वर्गमूल रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, घनमूल होगा, ब। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न नंबर 16 क्या है, 6 कलम का मूल्य 24 रुपया है। देखिए 6 कलम है उसका मूल्य 24 रुपया है, तो 10 कलम का मूल्य बताइए। तो 10 कलम का मूल्य पूछा है कितना आएगा। तो देखिए इसको ऐसे लिख के यहाँ पर सॉल्व करिए। लिखिए 6 कलम का मूल्य, 6 कलम का मूल्य देखिए कितना है, 24 रुपया है। तो यहाँ पर 1 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 24/6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 कलम का मूल्य पूछा है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब 10 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 24/6, और यहाँ पर हो जाएगा गुणे 10। तो अब कितना हो जाएगा बताइए। देखिए इस 6 से इस 24 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो अब 4 का गुणा 10 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40। यही इसका आंसर होगा 40। देखिए 6 कलम का मूल्य है 24 रुपया, तो 1 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 24/6, और उसके बाद जब 10 कलम का मूल्य पूछा है तो हो जाएगा 24/6 गुणे 10, तो कितना आ जाएगा, 40। यही इसका आंसर होगा। ये जो द में दिया है यही इसका सही आंसर है, 40। अब देखिए 17वां प्रश्न, तो देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या है। देखिए जो 16 बताए हैं उसी जैसा है ये जो 17 प्रश्न है। तो क्या है, पढ़िए इसको। 5 मजदूर की मजदूरी 1250 रुपया है, तो 8 मजदूर की मजदूरी कितना होगा, यही पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे लिख के सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि 5 मजदूर की मजदूरी, देखिए 5 मजदूर की मजदूरी मान लिए कितना है, देखिए दिया है 5 मजदूर की मजदूरी दिया है 1250 रुपया। तो देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना है। 5 मजदूर की मजदूरी बराबर 1250 रुपया, और उसके बाद लिखेंगे 1 मजदूर की मजदूरी, तो कितना हो जाएगा, 1250/5 हो जाएगा। अब निकालेंगे 8 मजदूर की मजदूरी, तो क्या हो जाएगा, 1250 और बटे 5 हो जाएगा, और उसके बाद गुणे 8 कर लेंगे, आ जाएगा इसका आंसर। तो देखिए अब इसको कैलकुलेशन करके देख लीजिए, आ जाएगा। तो अब इस 5 से जब इसको काटेंगे 1250 को, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 20 और 0 हो जाएगा। 250 आएगा, तो 250 का गुणा इस 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो गया, और उसके बाद 5 में करेंगे तो 40 हो गया। 40 का 0, 4 बचा, 8 दूना 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका सही आंसर कितना आएगा, 2000। ये जो अ में दिया है यही इसका सही आंसर है। समझ में आया आप सबको। देखिए क्या है, 5 मजदूर का मजदूरी दिया है 1250 रुपया, और तब 1 मजदूर का मजदूरी क्या हो जाएगा, 1250/5 हो जाएगा, और उसके बाद जब 8 मजदूर की मजदूरी निकालेंगे तो हो जाएगा 1250/5 गुणे 8। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर। अब काट सकते हैं आप सब। तो देखिए यहाँ पर काट के भी बताए हैं, तो आप सब अपने से सॉल्व करके देखना, अगर ना आए तो बताना। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या है, समानुपात में बाह्य पद, देखिए बाह्य पदों तथा मध्य पदों के गुणनफल का संबंध होता है। तो देखिए बाह्य पद और मध्य पद के गुणनफल का संबंध कैसा होता है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन में पहला क्या दिया है, बराबर दिया है, और दूसरा दिया है आधा, और तीसरा दिया है चौथाई, और चौथा दिया है
2/3। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, बराबर होगा। बाह्य पद और मध्य पद जो दोनों हैं वो बराबर होंगे। समझ में आया आप सबको? देखिए जैसे अगर जो दिया है जैसे 2:5 और उसके बाद यहाँ पर समानुपाते 6 और अनुपाते x दे दिया, तो इसको देखिए इसका गुणा हम इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, दोनों बराबर होगा। तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे 2x बराबर 5 गुणे 6 लिखेंगे। ऐसे ही करते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा, समानुपात में बाह्य पद तथा मध्य पद के गुणनफल का संबंध कैसा होता है, बराबर होता है। यहाँ तक देखिए आप सबको समझ में आ रहा होगा, इसको याद कर लीजिए। देखिए क्या है, समानुपात में बाह्य पद तथा मध्य पद के गुणनफल का संबंध कैसा होता है, बराबर। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 पढ़िए, क्या है, समानुपात में कितने पद होते हैं। तो देखिए समानुपात में कितने पद होते हैं ये पूछा गया है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, पहला दिया है 2, दूसरा दिया है आधा और चौथा दिया है 10, और देखिए तीसरा दिया है 10 और चौथा दिया है 4। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो जो समानुपात है इसमें 4 पद होते हैं। देखिए जैसे लिख देंगे ऐसे 2:3, उसके बाद समानुपाते लिखेंगे। तो इसके बाद अब कोई और अगला लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 2 लिख दिए हैं, तो यहाँ पर अनुपाते अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर x लिखिए चाहे जो लिखिए, तो अगर x लिख के सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। अगर यहाँ पर x लिख के सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब इसमें कितना पद होता है, 4 पद होता है। समानुपात में कितने पद होते हैं, 4। याद कर लीजिए इसको भी। अब देखिए 20वां प्रश्न। देखिए यहाँ पर ये जो 20वां प्रश्न है, क्या है, यदि 6 किताब का मूल्य 24 रुपया है। देखिए 6 किताब है उसका मूल्य 24 रुपया है, तो 7 किताब का मूल्य कितना होगा ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पर ऐसे ही इसको लिख के सॉल्व करिए। 6 किताब का मूल्य कितना है, 6 किताबों का मूल्य देखिए जो है वो 24 रुपया है। देखिए इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, 6 किताबों का मूल्य 24 रुपया। तो एक किताबों का मूल्य कितना हो जाएगा, 24/6 हो जाएगा। अब जब यहाँ पर लिखेंगे 7 किताबों का मूल्य तो कितना हो जाएगा, 24/6 और उसके बाद गुणे 7। तो इस 6 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। 6 चौक 24 हो जाएगा। अब इसके बाद इस 4 का गुणा 7 में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, द होगा। देखिए 6 किताब का मूल्य जब 24 रुपया है तो एक किताब का मूल्य कितना हो जाएगा, 24/6 भाग देंगे 4 आ गया। तो इसका मतलब एक किताब का मूल्य 4 रुपया हो गया। तो अब 7 किताब का मूल्य पूछा है, तो जब एक किताब का मूल्य 7 रुपया तो 7 किताब का मूल्य कितना हो जाएगा, 28 रुपया हो जाएगा। तो आप सब ऐसे भी समझ के कर सकते हैं। अगर लिखने के लिए आया, अगर ये तो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी लिख कर देंगे, हो गया सही। अगर लिखने के लिए आएगा तो ऐसे लिख के कायदे से करना पड़ेगा कि 6 किताब का मूल्य कितना रुपया है, 24 है। उसके बाद एक किताब का मूल्य लिखेंगे 24/6 और इसी के बाद 7 किताब का मूल्य 24/6 गुणे 7 करके सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 28। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में आप सबको इसी से आगे अगला प्रश्न बताएंगे। धन्यवाद।